बेटा दिस विल बी कंप्लीट हैंड आउट, आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। बेटा मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा, बट आप लाइन बाय लाइन ये सब समझते रहो, जहां पे आपको दिक्कत आ रही है वो पूछना। बेटा इस चैप्टर में आपको जैसे मैंने बताया था, देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें कहीं पे भी अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ईएम वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। आपको छोटे छोटे ऐसे टर्म सीखने पड़ेंगे। हाँ बेटा, ये आपका बोर्ड में भी आता है। ये एक सिंपल इजी स्कोरिंग चैप्टर है बेटा। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस और बोर्ड के लिए, और बच्चे हल्का से इसे नेग्लेक्ट करते हैं और मार्क्स गवा देते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में डालना है। ये सबसे बड़ा की फैक्टर है। जैसे ही आपको ये समझ आ जाता है, आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस पूरी हो जाती हैं। ये मैक्सवेल इक्वेशंस को कंप्लीट कर देता है। तो आपको ये दोबारा भी पढ़ना पड़े, 4 बार पढ़ना पड़े, तो इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट करंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले कॉन्सेप्ट वाइज बोल रहा हूँ बेटा। फिर बेटा आप उससे मैक्सवेल इक्वेशन बना लोगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ईएम वेव्स, ये बेटा थोड़ा सा लंबा टॉपिक है लेकिन फाइनाइट है। मतलब अगर आप इसमें 10-12 पॉइंट्स बना के याद कर लेते हो या 15 पॉइंट बना के, इसमें आपकी ईएम वेव की इक्वेशन, वो कैसे प्रोपोगेट करती है, हर प्रॉपर्टी आपको ये खत्म करनी पड़ेगी अच्छे से। और आखिरी में स्पेक्ट्रम, जो आपको याद करना है। तो जब आपको कोई चीज रटने का मन करे तो आप स्पेक्ट्रम रट लेना, और बस थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा नहीं। ये 40 मिनट्स में हो जाता है पहली बार भी, और रिवीजन में 15 मिनट। कि एम वेव्स किस किस चीज से बनी हुई है बेटा। ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करें। पहले हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसमें बच्चे को जो भी डाउट होगा मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। डिस्प्लेसमेंट करंट अब तुमको इतना सा समझ आ जाएगा अगर तुमने बस एक कैपेसिटर वाली बात पकड़ ली, और जितना मैं लिखा रहा हूँ बस उतना ही लिखना बेटा। एक कैपेसिटर लो, और ये स्विच t इक्वल टू 0 पे क्लोज करो। इसका कैपेसिटेंस c है। आप देखोगे जैसे स्विच आप क्लोज करते हो, इस पे चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है, यानी यहाँ इस प्लेट का चार्ज बढ़ेगा। ये चार्ज बढ़ता है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, और किसी भी गिवन एरिया में हमारा पास होने वाला फ्लक्स बढ़ता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, बताओ मुझे, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? नो। अच्छा ठीक है। अब आप ऐसा सोचो कि ये एक्चुअली पिक्चर में आया कैसे, हुआ क्या। हम लोगों ने यहाँ पे एक लूप लिया, और इस जाते हुए करंट, जिसको हम लोग कंडक्शन करंट कहते हैं, जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फ्लो से बनता है, इस करंट से जब यहाँ पे एक इमेजिनरी लूप, एक एम्पीरियन लूप बनाई, एक एम्पीरियन लूप बनाई, और यहाँ पे बी डॉट डीएल जोड़ना स्टार्ट किया बेटा। जैसे ही हमने बी डॉट डीएल जोड़ा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के अक्रॉस डॉट प्रोडक्ट लिया, बी इंटू डीएल करके किया। इस लूप पे जब हमने बी डॉट डीएल निकाला, वी वर वेरी हैप्पी कि हमारा आंसर मैच कर रहा है म्यू इंटू आई कंडक्शन से। मतलब हमारा जो पुराना वाला एम्पियर सर्किटल लॉ था। अब परेशानी यहां से आई, यहाँ एक्चुअल करंट कुछ नहीं होता, आई कंडक्शन इन द कैपेसिटर इज जीरो, कंडक्शन करंट जीरो होता है। तो हमें क्या लगा कि बी डॉट डीएल लेने पे
इस लूप के अक्रॉस बी डॉट डी एल लेंगे तो बी तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि करंट नहीं है, बट ये हमारा जीरो नहीं आया और यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इस हाउ को समझने में ये कहाँ से आया, तो हम लोगों ने एक थ्योरी बना दी, और वो थ्योरी क्या थी कि चलो मान लेते हैं कि ये जो वेरिएबल फ्लक्स है इससे करंट पैदा हो रहा है। जब किसी गिवन लूप में हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो करंट पैदा होता है, और जब हम लोगों ने यहाँ पे सर्कुलेशन किया तो हम हैरान थे क्योंकि ये जो बी डॉट डी एल है ये एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में उतना ही आया, आई कंडक्शन इंटू म्यू नॉट। इससे हमें ये पता चला कि जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो जो भी पैदा होगा उसका नाम वैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रखा, जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा, बट डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट एग्जैक्टली इक्वल होंगे। इसको आपकी बुक्स में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी नाम से पढ़ाया जाता है कि ये जो आई कंडक्शन है इज सेम एज आई डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आता है तो आप बोलोगे किसी भी गिवन लूप में अगर हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। बेटा यहां तक कोई दिक्कत हो रही है आप लोग को? नो सर। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को आप ऐसे समझना कि आई कंडक्शन इज इक्वल टू आई, इस जगह पे इस वाले सर्किट में हमारा हमने जस्ट देखा कि आई कंडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू आई डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बेटा मैं इससे एक और चीज तुम्हें समझाता हूं। इससे तुम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट पे ध्यान दे सकते हो। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ आएगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए। क्या डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या मैग्नीट्यूड हर बार कंडक्शन करंट के बराबर होगा? और क्या हो अगर बगल में कंडक्शन करंट हो ही ना, सिर्फ फ्लक्स वेरी कर रहा हो किसी और तरीके से, तो फिर कैसे निकालोगे? तो फिर मैग्नीट्यूड के लिए आप सिंपली ये जानना कि सर अगर मुझे ये आता है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है, तुम ऐसे याद रख लेना बेटा, तुम गॉस लॉ याद कर लेना, क्यू इन बाई ई नॉट, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो। बेटा बच्चे को याद गॉस लॉ से ही रहेगा, वो कितना भी बोले कि सर मुझे हमेशा याद रहती हैं चीजें। गॉस लॉ लगाना सबको आता है, डी क्यू बाई डी टी यहाँ से लगाओ, तो यहाँ से जब डी क्यू बाई डी टी लगाओगे तब तुम्हें याद रहेगा ई नॉट यहाँ से तुम्हें ये फॉर्मूला याद रहेगा आई डिस्प्लेसमेंट का। याद हुआ बेटा? तो मैग्नीट्यूड की चिंता नहीं है, मैग्नीट्यूड हो गया। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी बेटा? प्रॉब्लम आती है डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन की भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ऐसा सोच लो, देखो होता क्या है, हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते थे, हमारा एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। अगर आपको याद हो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कराते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता था। अभी भी वही हो रहा है, हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है जो है नहीं एक्चुअली में वहां पे, बट वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे रहा है। देखो बेटा यहाँ पे बी है, आई डिस्प्लेसमेंट बेटा हमारे हमने इमेजिनरी माना है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पे एक इमेजिनरी करंट बह रहा है, जिससे बेटा ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट जस्ट लाइक हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे आई डिस्प्लेसमेंट बह रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल है, बी डॉट डीएल आता है, ये रियल है। हमारी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। अब बट बेटा एग्जैक्ट एनालॉजी नहीं रहती है, मतलब हमने यहाँ पे बोल दिया था ना कि अगर ये अपोज करता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इसको अपोज करता था, आपको याद करो। यहाँ पे तुमको बस ऐसे याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में, बस यही फॉर्मूले से डायरेक्शन में निकाल लो, आई डी इक्वल टू ई नॉट डी बाई डी टी, इसी फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्शन भी निकाल लो। जहां पे फ्लक्स बढ़ेगा वही डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ,
हेडिंग डालना डायरेक्शन, आप ऐसे लिखोगे कि सर मान लीजिए एक लूप ले रहा हूं और यहाँ पे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बढ़ रही है तो फ्लक्स कहाँ बढ़ रहा होगा बेटा? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी अंदर ही बढ़ रहा होगा। इनटू द प्लेन। बेटा यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? तो किसी भी गिवन एरिया से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर बढ़ा रहे हैं तो बेटा ई डॉट ए से आप ये भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इनटू द प्लेन बढ़ेगा। अब यहाँ से बच्चों की तरह यही सोच लो कि जहां फ्लक्स बढ़ेगा पॉजिटिव रेट से वहां डिस्प्लेसमेंट करंट भी अंदर ही होगा। इसी का रेट चेंज कॉपी कर लेना। अगर फ्लक्स अंदर बढ़ रहा है तो करंट भी हमारा अंदर ही की तरफ पैदा होगा, और अगर ऐसे अंदर करंट जा रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आ जाएगा बेटा बताओ? यहाँ पे बेटा अगर करंट अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा। बेटा क्या आपको समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम? ये डायरेक्शन के लिए इसी पे ध्यान दो बेटा, इसी पे, इसी इक्वेशन पे। अच्छा चलो मैं आपको ऐसे बताता हूँ बेटा, चलो बच्चों की तरह खेलते हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग की जनरेशन क्वेश्चन जल्दी समझती है, क्योंकि पेशेंस की कमी आती जा रही है। देखो ये एक लूप है, इमेजिनरी लूप है, और समझो कि किसी बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आकांक्षा को लेते हैं और उसके सर पे 4 कूलम चार्ज रख देते हैं और बोलते हैं इसकी तरफ दौड़ो, इस लूप की तरफ दौड़ो। अब तुम मुझे बताओ इस लूप में से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताओ बेटा। इंक्रीज होगा ना बेटा? यस। यस करंट भी ऐसे ही इंक्रीज करा देना, डिस्प्लेसमेंट करंट बस। डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे बढ़ा। अब अगर ये साइड तुमको प्लेन के बाहर आती दिख रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा बेटा बताओ? अगर ये बाहर है, मतलब ये वाला सेक्शन है ये बाहर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब इसको तुम अपनी तरफ फील करना, ये तुम्हारे मुंह के पास है और ये इनटू द प्लेन है। अब बताओ अगर डिस्प्लेसमेंट करंट इधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, क्या आपको समझ आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? किसी यस। छोटे अभी भी बता दो बेटा, मैं फिर बोल दूंगा। कुल मिला के जहां फ्लक्स बढ़े वहीं पे करंट डिस्प्लेसमेंट, और करंट पता लग गया डिस्प्लेसमेंट तो फिर ये तो तुम निकाल ही लोगे। बेटा कोई डाउट यहां तक? अब बताओ कोई डाउट है? नो सर। ठीक है बेटा। बेटा देखो क्वेश्चन वो अनलिमिटेड टाइप के बना सकते हैं, उनको बस ये बोलना है कि ये फ्लक्स है इस टाइप का, 3t क्यूब टाइप का, और फिर वो तुमसे डिस्प्लेसमेंट करंट निकलवाने को दे देंगे। तो क्या निकाल लोगे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे? कर लोगे बेटा ऐसे क्वेश्चन? छोड़ दूं? बच्चे वाले क्वेश्चन कर लोगे ऐसे? बताओ कितना आंसर आएगा जल्दी से। छोटे क्वेश्चन करना सीखो बेटा, वरना बड़े पे नहीं पहुंच पाओगे। जल्दी करो बेटा, मैं तुम लोग को नोट्स पूरे ही दूंगा क्योंकि ये नोट्स वाला टॉपिक है। यहाँ जहाँ न्यूमेरिकल है मैं करा दूंगा अलग से, लेकिन ये नोट्स वाले। हाँ बेटा बोलो। एक मिनट से, टी क्यू है क्या सर? हाँ 3t टाइम है बेटा। सर 3 टी क्यू है सर। अरे नहीं रे, क्यूब क्यूब क्यूब। यस। हाँ चलो बेटा मुझे आंसर आ गया। हाँ वेरी गुड बेटा। देखो तुमको सिंपली याद रखना है कि सर ये हमारा आएगा ई नॉट, और बच्चे इसको इतना भूलते हैं ना, वो उनको पता नहीं क्यों सिर्फ यही याद रह जाता है। हर बार मैं बच्चों को ये मिस करते हुए देखता हूँ।
आपका डिस्प्लेसमेंट करंट रेट चेंज ऑफ फ्लक्स है बट मल्टीप्लाइड बाई दिस। कभी भूलो तो गॉस लॉ से याद रख लेना बेटा, तुम कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा 36 ई नॉट होगा। हाँ बेटा, हाँ गुड बेटा, बेटा सबने सही आंसर दिया है। बेटा जान की देखना तुमने कोई सिली मिस्टेक की होगी, पर ठीक है बेटा। देखो खुद ही सोचो कि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग को सिर्फ ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जेई मेंस और नीट में इस लेवल पे आएगा, बोर्ड में इस लेवल पे आएगा, जे एडवांस में उनको तंग करना होगा। तो मैंने तुमको एक क्वेश्चन कराया था, वो ये वाला दे देंगे अगर तुमको याद हो तो। एक इमेजिनरी लूप के अंदर यही मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला यही दिया हुआ है। बाहर की तरफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बढ़ रही है, तो R इक्वल टू 3 पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है, सोच लो बेटा, बाहर आ रहा है, बढ़ रहा है इस फॉर्मूले से 3t स्क्वायर। के लिख देता हूँ ताकि तुम्हें बाहर आने की फीलिंग हो। R इक्वल टू 3 मीटर पे मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताओ और डायरेक्शन बताओ बेटा। चलो तब मैं समझ जाऊंगा, जे एडवांस भी हो जाएगा। हाँ बेटा कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप लोग कैलकुलेशन एरर करो, मैं कभी डांटूंगा नहीं। कैलकुलेशन एरर शोज कि भाई बस थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहिए। R इक्वल टू 3 मीटर, इस पूरे जोन में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ऐसे बढ़ रहा है, तो R इक्वल टू 3 पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि सर बी डॉट डी एल हमारा आएगा यहाँ पे, आई डिस्प्लेसमेंट प्लस आई कंडक्शन होता है। ये होती है इम्प्रूव्ड मैक्सवेल इक्वेशन, जिसमें हम दोनों करंट को इंक्लूड करते हैं। वैसे यहाँ कोई कंडक्शन करंट तो है नहीं, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फ्लो है नहीं, तो सिर्फ ये लगेगा म्यू नॉट आई डी। बताओ बेटा फास्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा चारों मैक्सवेल की इक्वेशन अच्छे से समझ के नोट कर लेना बेटा। सॉल्व करें बेटा। देखो सबसे पहले ऐसे सोचो कि हम हर जगह बी मान लेते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी बाहर की तरफ आएगा, इससे इसका डायरेक्शन मिल गया। अब अगर वो भी देखना पॉजिटिव होता है बेटा, मतलब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बढ़ रहा है टाइम के साथ, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट करंट बाहर आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट बाहर आएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे दिख रही है तुम लोग को? कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक किसी को? बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। अब बच्चों की तरह सोचो, हर पॉइंट पे सिमेट्री से बी तो बराबर होगा, तो बी इंटू डी एल डी एल डी एल जोड़ोगे तो 2 पाई आर बन जाएगा। यानी एलएचएस की इक्वेशन आई बी इंटू 2 पाई आर, और आर इक्वल टू 3 मीटर इक्वल टू म्यू नॉट आई डी, आई डिस्प्लेसमेंट। तो आई डी का फॉर्मूला होता है ई नॉट डी टी। ठीक है बेटा? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने तुमको फ्लक्स की फॉर्मूला दे दिया ना टोटल। मेरे को यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देना था, मेरी गलती है बेटा, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहिए था। तो अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते तब ये फॉर्मूला कैसे हो जाता कि सर इस एरिया में से फ्लक्स चेंज निकालते तो कितना निकालते बेटा बताओ? बी इंटू 2 पाई आर की जगह 3 पुट कर दो, 6 पाई बन गया म्यू नॉट ई नॉट इंटू इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो जाता बी डॉट ए, यानी 3t स्क्वायर इंटू एरिया। एरिया कितना है बेटा यहाँ पे, वो भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको, डी बाई डी टी ऑफ, बेटा आप लोग समझ तो रहे हैं ना, ई डॉट ए लोगे, एरिया आपका पाई आर स्क्वायर है,
उसको आप बाहर कर लो, म्यू नॉट ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड होता आपका 3t², उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, उसकी वैल्यू आ जाएगी 60। अच्छा ये टाइम टर्म में आ गई ना, कोई बात नहीं, चलो 60 इतना आ गया। और एरिया था हमारा πr², यानी πr² की जगह हमारा 3 × 3 9 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा बताओ? पाई से पाई तो कट गया, एक 3 कट गया, अब आपका आ जाएगा म्यू नॉट ई नॉट 60/2। बेटा ये सही है यहाँ तक? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना बेटा? यस सर। अब टाइम 1 सेकंड या कुछ दे देगा तो वैल्यू पुट कर लेना। अब ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है? बेटा एक गॉस लॉ है, एक तुम्हारा सिंपली वो है, ये तुम्हारा बाइट-सेविट्स लॉ का गॉस लॉ वाला फॉर्म है कि किसी भी क्लोज्ड लूप क्लोज्ड एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो में निकलता है। ये तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ है, और ये तुम्हारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। चारों याद हो गए बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? हम आगे बढ़े? यस। यस। तो इस बस अभी डिस्प्लेसमेंट करंट में किसी को कोई दिक्कत है बेटा? सोच लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग ईएम वेव्स पे आते हैं बेटा। बेटा अगर आप लोग बोलोगे तो मैं रुक के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा, नहीं तो फिर मैं ईएम वेव पे आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़े बेटा? यस सर। हमने क्या देखा, अगर कहीं पे किसी चार्ज के साथ, अगर चार्ज के साथ कुछ मतलब कुछ अगर उसे ऑसिलेट कराते हैं या चार्ज एक्सेलरेट होता है तो ईएम वेव पैदा होती है। तो हमारी अगली हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है बेटा? हमको धीरे धीरे हर एक प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव लिख लेनी है। एक तरह से आपके नोट्स इस तरह से बन जाने चाहिए कि पेपर आपको बस टिक करना रहे, और ईएम वेव स्कोरिंग है, इसका फायदा उठाओ। बेटा एक सेकंड दो, नीचे नहीं आ रहा है। हम्म, सबसे पहले मैंने आप लोग को पॉइंट लिखवाया था, ईएम वेव्स पैदा कैसे होती है, इसका सोर्स क्या रहेगा? एक्सेलरेटिंग चार्ज। आपको ये लाइन अच्छे से याद रखनी है कि सोर्स, हम लोग कुछ पॉइंट सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम 15-20 पॉइंट लिख देंगे बस। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, इट प्रोड्यूसेस ईएम वेव, या सिंपली आप शॉर्ट नोट्स बनाना, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस ईएम वेव्स। अगर चार्ज को ऑसिलेशन कराने की फ्रीक्वेंसी एफ या ओमेगा है, तो वही ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी में जो हम साइन लिखेंगे ना, y = a sin kx - ओमेगा t, तो ये ओमेगा वही वाला होगा, ऐसे बस लिख लेना। यहां तक लिख लिया बेटा? यस। उसके बाद बेटा तुम लोग को एक की पॉइंट लिखवाया था, इसको मैं बस ऐसे डायग्राम में समराइज करता हूँ। देखो पॉइंटिंग वेक्टर या एनर्जी हमारे कोर्स में नहीं है बेटा, ठीक है? एक बार अच्छे से देख लो, क्या इस पे तुम्हें कोई डाउट है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन E × B से निकलता है, आराम से समझ लो ठंडे दिमाग से, वो मुझे बताओ अगर कोई डाउट है तो। बेटा आपके दिमाग में ये सब टर्म आने चाहिए पूरे के पूरे।
यहाँ तक पढ़े बेटा, कोई डाउट? नो। अब बेटा मैं एक डायग्राम और दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा, ये चैप्टर ऐसे ही है ना, थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए बेटा इसमें। आपसे बार बार वो एक टर्म बोलेगा, ईएम वेव इन ए प्लेन। तो मतलब ईएम वेव का एक प्लेन बनेगा, ये आप प्लेन देखो बेटा, ये वेव फ्रंट कहलाएगा उसका। ईएम वेव ऐसे ऐसे जा रहा है सर बेटा। एक बार स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। हाँ, ठीक है बेटा इतना। यस। बेटा बच्चों वाली चीजें याद रखना। ईएम वेव कैसी वेव बनेगी बताओ, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? ये तुमको डायग्राम से ही समझ आ जाना चाहिए कैसे बनेगी बेटा। ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कर रहे हैं? बेटा हम आगे बढ़े। यस सर। बेटा प्लीज इसकी प्रॉपर्टीज नोट करते रहना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक भी प्रॉपर्टी मिस ना करूँ, और अगर कोई गलती से मिस भी होगी तो मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में करा दूंगा। आप लोग को लास्ट क्लास में भी लिखवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो एम्पलीट्यूड का रेशियो होता है वो कितना होता है बेटा? लाइट के बराबर, लाइट की स्पीड के बराबर। मतलब अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने लिखा था ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? कांस्टेंट स्पीड से चलती है किसी भी मीडियम में, वैसे बेटा ऐसा होता है। यहाँ पे तो सी की स्पीड से चलती है। अगर आपसे कोई पूछे ईएम वेव किस स्पीड से चलती है, तो आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। और तुमको एक रिलेशन कल क्लास में और भी लिखवाया था, ये वाला, कि वैक्यूम के अंदर ये आता है। हम इसे डिराइव भी कर सकते हैं, बट बेटा ये सब हमारे कोर्स में नहीं है, हम उतनी मेहनत नहीं करेंगे। और किसी भी जगह स्पीड कैसे लिखते हैं हम वेव की? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और स्पीड को हम लोग सी बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव होती है बेटा, एक भी प्रॉपर्टी मत छोड़ना, ये लगभग थ्योरेटिकल टॉपिक है। अब इस पे नंबरिंग डाल के बेटा सब लिख लेना। ये वाला कवर करो, ये हो गया, यहाँ तक हो गया बेटा नोट। बेटा पैरेलली नोट्स बना दो, 4 बार क्यों बनाओगे? बेटा मैं जानबूझ के तुमको एक डायग्राम दिखाना चाहता था, मैं दिखाता हूँ, रुको। यहाँ तक नोट कर लिया बेटा सारा? जी सर। अब ये डायग्राम देख के मुझे तुम बताओ, तुम पढ़ के भी क्या बोल पा रहे हो इसमें? ध्यान से पढ़ो बेटा, एक ऊपर लाइन लिखिए, एक नीचे लाइन लिखिए। देखो लैंग्वेज समझने पे ही न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं एग्जाम में।
यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? बताऊं क्या ये क्या कहना चाह रहा है? देखो, जब किसी सोर्स से लाइट निकलती है, जब भी किसी सोर्स से लाइट निकलती है तो बहुत दूर जाने पे तुम ऐसा बोल सकते हो, ये सिंपल तुम लाइन ड्रॉ करके भी समझ सकते हो। अगर हम लोग कभी भी, बेटा एक सेकंड, पेन पेन, अगर हम लोग बहुत दूर दूर की वेव्स को देखेंगे तो वो हमें ऐसे जाते देखती है। लेकिन मान लो यहीं इसके बगल में मैं एक और वेव बनाऊं, तब ये दोनों मुझे एक ही प्लेन में दिखेंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? मैं 1 और 2 को देखूंगा तो अलग अलग है, लेकिन 2 और 3 को देखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? अब ये स्टेटमेंट पढ़ो और इससे कनेक्ट करो। लार्ज एरिया, 1 और 2 और 1 के बीच में एरिया थोड़ा बड़ा है, तब हम कैसे बोलेंगे कि उनका डायरेक्शन डिफरेंट है? 2 का डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम 1 का डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं एरिया क्लोज कर दूं, छोटा कर दूं, तो 2 और 3 का डायरेक्शन तो सेम है ना? क्या ये पॉइंट समझ आ गया बेटा? ठीक है बेटा। अब मैं थोड़ा एक डायग्राम की हेल्प लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था, ऐसा वेव कहाँ जा रही है बेटा? बताओ, वेव हमारी एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है। तो क्या वेक्टर फॉर्म में तुम लिख लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तुम मुझे ऑब्जर्वेशन बताओ, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बगल में इसकी इक्वेशन दे रहा हूँ तो मुझे ऑब्जर्वेशन बताओ क्या क्या लिखा है इसमें। इन दोनों इक्वेशन को देख के तुम क्या क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हमने इक्वेशन लिख रखी है, क्या हम बोल सकते हैं बेटा? बताओ। देख पा रहे हो? सर हम अगर J क्रॉस K कर देंगे यहाँ पे, यानी E क्रॉस B कर देंगे, तो हमें डायरेक्शन ऑफ एनर्जी या वेव मिल जाएगा। एक चीज ये देख पा रहे हो तुम? चलो, J क्रॉस K करते तो आई आ जाता ना बेटा? कोई डाउट? जी और दोनों ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगी। ऑसिलेशन भले ही हमारा अलग अलग उस पे हो, लेकिन हमारा एनर्जी का डायरेक्शन एक ही है। सर, ऊपर वाला थोड़ा इमेज फिर से दिखा देंगे। ये वाला बेटा? जी सर। बेटा प्लीज अच्छे से नोट कर लेना, अगर कोई पॉइंट में डाउट हो तो मुझसे पूछना दोबारा। जी सर। अच्छा, अब मैं अगर मैं आप लोगों को अगर वेव दूंगा डायग्राम फॉर्म में, तो तुम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिख सकते हो? बेसिक वाला, मतलब मैं दे के समझाता हूँ। मैं तुमको एक वेव, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, इसमें ना क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। वो आपका एक बेसिक, अगर आपको वो नहीं आता है ना वेव, तो अटक जाओगे। इसलिए इस चैप्टर को दोबारा भी जब पढ़ना ना, एक बार वेव का रिवीजन कर लेना, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था। आपको मैंने ये डायग्राम दिया है, मुझे इसके लिए ई एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिख के बताओ बेटा। आप देख पा रहे हो? हाँ, इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिख के दिखाओ बेटा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या लिखेंगे? ये तो श्योर है कि एक्स और टी में ट्रेवल कर रहा है, और व्हाट विल बी? ई नॉट रहेगा। बताओ बेटा। साइन लेंगे या कॉस, पहले ये बताओ। सर कॉस। वेरी गुड बेटा। खुद ही देखो ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड टी इक्वल टू 0 पे कितनी है? मैक्सिमम, यानी कॉस बनेगा। इससे तो मैं बड़ा खुश हुआ। चलो, अब ये मुझे बताओ क्या लिखेंगे? के एक्स
प्लस ओमेगा टी लिखोगे या माइनस ओमेगा टी लगोगे, बताओ। यहाँ देखो ना, सब कुछ देखो, डायरेक्शन कहाँ है लाइट का। प्लस लिखेंगे। हाँ वेरी गुड। अब थोड़ा सा ना, मैं अगर इतना लिख दिया हूँ, कोई बच्चा अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिख के दिखा देगा मुझे बड़ी खुशी होगी। बट एक बार यहाँ नीचे देख के आंसर देना, अगर जल्दीबाजी में दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यही इस चैप्टर में बस कमी है। बच्चे को टीचर की पूरी बात सुननी पड़ेगी ध्यान से, फोकस बढ़ा के मुझे आंसर बताओ कितना होगा। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हुआ बेटा, सोच पा रहे हो कि मैं बताऊं? मुझे अब तक सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर दिए हैं। एक एक क्वेश्चन भी आया है, देखता हूँ। सर डब्ल्यू टी होगा या माइनस, बेटा देखो, मैं तुमको पहला फंडा सिखा देता हूँ। अगर कोई भी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एक माइनस साइन आता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। या मतलब अगर देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो वेव ऐसे पहचानना है, या तो के एक्स माइनस ओमेगा टी होगी, या तो ओमेगा टी माइनस के एक्स होगी। और अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, मतलब अगर वेव पीछे की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है जैसा इस क्वेश्चन में है, तो हमेशा के एक्स प्लस ओमेगा टी आएगा, या तो माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? यस। तो अब बच्चा अगर समझदार है तो ऐसे बी नॉट लिख देगा। अब वो यहाँ के रुकेगा थोड़ा। बेटा कोई बच्चा मुझे बता दे अगला, आगे मुझे क्या लिखना है, मैं बताऊं। टी इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैक्सिमम है कि मिनिमम है? सर मैक्सिमम। मैक्सिमम है तो क्या लिख दूं बताओ? सर वही cos के x प्लस माइनस। कितने बच्चों को लग रहा है ये सही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सही है। सर माइनस। माइनस होगा ना, माइनस भी। बहुत बढ़िया बेटा, अब सही है। अरे यहाँ डायग्राम तो देखो, प्लस जेड यहाँ है रे। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ली है, तो उसी सिमल्टेनियसली मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड में ली है। क्या दिक्कत है? हम यहाँ लगाएंगे माइनस साइन, आ गया अपने आप। माइनस कॉस थीटा, आप तो समझते हो ना? अब समझ आ गया बच्चों? एक क्वेश्चन और दूं? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा एग्जाम में, बच्चे यही सब गलती करते हैं। क्या बेटा ये क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर पाओगे? यस। एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा। इस क्वेश्चन का बता दो मुझे, ध्यान से देखना। लाइट कहाँ जा रही है, क्या है, आपको अब अंतर समझ आएगा। देखो, जिस समय मैग्नेटिक फील्ड अपना वाई एक्सिस में मैक्सिमा छू रहा है, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जेड में मैक्सिमा छू रहा है। बेटा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना भी बड़े बन जाओ, बट बेसिक्स मत भूला करो। हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं वो राइट हैंडेड होता है। अगर यहाँ आई है, यहाँ जे है, तो यहाँ के होगा। मतलब अगर यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई है, तो यहाँ जेड होगा। ऐसा नहीं होता बेटा। एक्स वाई तुम गुंडागर्दी से चुन सकते हो कि सर कहीं भी एक्स ले लिया, कहीं भी वाई ले लिया। तीसरा वाला चुनने में दिक्कत है। तीसरा वाला वैसे ही लेना कि एक्स क्रॉस वाई जेड मिलेगा। मतलब समझे? अगर मैं तुमको यहाँ वाई दे रहा हूँ और यहाँ माइनस एक्स दे रहा हूँ, तो अपने आप प्लस जेड यहाँ आ जाएगा। इतना कॉमन सेंस रखना कि सर एक्स क्रॉस वाई करने पे प्लस जेड आना चाहिए। हम लोग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करते हैं, बस इतना याद रखना। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे ये वाला डायग्राम अच्छे से दिमाग में याद रखना कि आई जे के, ऐसे चलने पे पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? आंसर बताओ जल्दी से। सर पिछले सर सेम ही होगा, बस मैग्नेटिक फील्ड में माइनस नहीं रहेगा। हाँ बेटा वेरी गुड। मुझे बेटा जो इनपुट आ रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा भेजा, जानकी भेजा,
बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं बेटा, वेरी गुड बेटा। देखो एक सिंपल सी बात समझो, मैं आंसर पेस्ट करता हूँ फिर तुम्हें शायद समझ आए। अब चलो इसको बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिख रही है तुमको बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉस कंपोनेंट है, के एक्स प्लस ओमेगा टी है। उसने देखो पिछली बार हमने पिछली बार हमने माइनस साइन प्लस यूज किया, इस बार उसने क्या किया, माइनस प्लस साइन यूज करने की जगह क्या कर दिया बताओ, उसने के और जे भी लगा दिया है। समझ गए बेटा? इसमें किसी को डाउट है इक्वेशन में तो बताओ मुझे। बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। तो फिर एक क्वेश्चन तो तुम लोगों को करना ही पड़ेगा फिर, अगर तुमको सब समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो सॉल्व करो, लाइव करो। वेरी गुड बेटा। मुझे सारे बच्चे आंसर भेज रहे हैं, अभी आशुतोष ने भी भेजा, स्नेहिल ने भी भेजा। वेरी गुड बेटा, चलो करो, नेक्स्ट बताओ। देखो मैं पढ़ाऊं कुछ भी, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे ना बेटा, इस तरीके से लिखे हुए रहेंगे ना। तब आपकी चालाकी है कि उसके बगल में जितने फॉर्मूले आपको इस चैप्टर के याद है सब नोट कर लो और करो, अपने आप आंसर आ जाता है। आप ऐसे बस जल्दी से डेटा एक्सट्रैक्ट करो ना, कि सर वो सोडियम लैंप से ईएम वेव निकल रहा है, लाइट निकल रही है, ऐसा सोच लो। फ्रीक्वेंसी दे रखी है सर। फाइंड द वेवलेंथ इन वैक्यूम एंड वेव स्पीड एंड वेवलेंथ इन डायमंड। बात समझे बेटा? बेटा यहाँ पे के क्या है, के किसी को समझ आ रहा है, व्हाट इज के? देखो आपकी चालाकी यहाँ तक आनी चाहिए। मैं फॉर्मूला लिखाते जाता हूँ, आप खुद बताना कि आपको ऑलरेडी ये बताया है कि नहीं। क्या आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था v इक्वल टू सी बाई म्यू? म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस फॉर्म में दिया है, के फॉर्म में दिया है। इसको मत देख के मत डरो बेटा, ये मत डरो, मैं बता रहा हूँ सब कुछ। और सी की खुद वैल्यू क्या दे रखी थी बेटा, सी को थोड़ी देर पहले कैसे डिफाइन किया हमने बताओ। मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, देखो थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बोला v इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट ई नॉट म्यू आर ई आर। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, देखो थोड़ी देर पहले हमने ये लिखा था, कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो स्पीड इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। चलो अब एक एक करके करते हैं, आ जाओ। अब अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं ई नॉट को, तो ये फिर से सी बन जाता है। तो बेटा एक चीज बताओ, म्यू क्या बना, कितने बच्चों को म्यू दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है बेटा, कोई बच्चा है जिसको दिखा म्यू? बेटा अगर मैं इतने पोर्शन को फिर से सी कह दूं तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इतनी आई कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने बच्चों को ऐसे दिखा?
कुछ ज्यादा ही दिख गया बेटा? आपको दिखा कि नहीं, जल्दी बताओ। अगर स्पीड होती है लाइट की स्पीड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लाइट की स्पीड को हम किसी भी स्पीड का दूसरा फॉर्मूला होता है 1/μ0 म्यू आर ई नॉट ई आर, तो मैं यहाँ से इसको और इसको इक्वेट करके काट भी तो सकता हूँ, इसी दिस मच के बराबर होता है। कितने बच्चों को बेटा यहाँ तक समझ आ रहा है कि मैं म्यू का फॉर्मूला लिख रहा हूँ सिर्फ 1/μ इक्वल टू 1/√ओवर ई आर। सर वहाँ पे म्यू स्क्वायर होना चाहिए। हाँ मैंने उल्टा कर दिया क्या बेटा? सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक बेटा, माय मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको फॉर्मूला दिखा? तो बेटा मैं तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे सकता हूँ। अब टर्मिनोलॉजी पे जाना मत जाना, बुक्स में अलग अलग जगह पे, जैसे ये लिखना चाहता हूँ कि एम ये देना चाहता होगा, म्यू आर देना चाहता होगा, और के शायद वो ई आर देना चाहता होगा। बेटा क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? डोंट वरी बेटा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से देगा वो, थोड़ा वो लिख के देगा कि वो क्या के को क्या बोल रहा है, के एम क्या है। आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन का सेंस समझ आ गया? मैं बेटा आपको करा दूं क्या क्वेश्चन? बेटा इस क्वेश्चन को आप बस ऐसे सोचो कि क्वेश्चन ये बोल रहा है v इक्वल टू सी बाई दिस मच। आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते थे ना, उसकी जगह आप ये लिख दो बस म्यू आर इंटू ई आर। अरे वही फॉर्मूला मेन वाला, एक आपको म्यू आर दे रखा है, डर किस बात का है, और ये भी दे रखा है। सॉरी वैसे मैंने उल्टा मैच कर दिया, एम फॉर मैग्नेटिक होता है तो इससे होगा मैच। क्या मेरी बात समझ गए बेटा? मैं सही से मैच कर देता हूँ। आपको जो मैग्नेटिक वाला है वो ये है, और जो दूसरा वाला है वो ये है, बस और कुछ नहीं। अरे आपको इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देगा बेटा, जो बुक आपकी बुक्स में यूज किया वही टर्म यूज करेगा वो। मेरी बात समझ गए बेटा? आगे बढ़े। अब क्या चाहते हो, मैं आंसर वैल्यू निकाल के दूं क्या? बेटा आप बोलोगे तो मैं आप लोगों से बच्चों वाला तरीके से। बेटा क्या आप लोगों को टफ लग रहा है क्या क्वेश्चन? देखो अब बेटा इसमें कुछ वैसा कोई दिमाग लग ही नहीं रहा है। देखो स्पीड इक्वल टू सी दिस 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 दिस, खट 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 खट, आपका आंसर आ जाएगा सारा। हाँ अगर आप कुछ चीज भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला सकता हूँ, बट देखो आप अभी जो चीज आपको हार्ड लग रही है, टाइम के साथ वो चीज आपको नॉर्मल लगने लगेंगी, क्योंकि अभी हमने पूरा लाइट वेव दोबारा पढ़ना है। तो अगर कोई बच्चा छोटी छोटी चीजें भूल जाएगा या इस चैप्टर में नहीं कैच कर पाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बच्चे के लिए ये भी बड़ी बात हो जाती है कि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा मान लो किसी एक मीडियम में तुम्हारी वेवलेंथ लैम्डा है, तो अगले मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लेकिन मान लो स्पीड यहाँ से सी से सी बाई म्यू हो गई, तो वेवलेंथ भी बेटा कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई, नया वाला वेवलेंथ भी लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा, लैम्डा डैश। और आप ये बच्चों की तरह सोच सकते हो कि सर फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, यानी पानी में जाने से वेवलेंथ घटता है, वेवलेंथ मतलब एक वेव का लेंथ, लैम्डा डैश छोटा हो जाएगा। और आप ऐसे याद रख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड बाई लैम्डा। तो यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे स्पीड सी थी, और ये सी बाई लैम्डा फर्स्ट वाले का, अगले वाले का स्पीड बाई लैम्डा यानी सी बाई म्यू
अपॉन लेमडा, तो वहां पे भी लेमडा लेमडा बाई म्यू होना चाहिए ताकि कांस्टेंट आ सके। क्या आप मेरी बात समझ गए बेटा? वहां का लेमडा, वहां का स्पीड, मतलब स्पीड का बढ़ना घटना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो में ही रहेगा बेटा, लेमडा और स्पीड। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। जी सर। अब अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी डेंसिटीज का फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था, बस आपको इतना याद रखना है कि इस बार अब हम जब टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो हमको कुछ इस रिलेशन को लिखना पड़ेगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होगी। यहां तक कोई डाउट है बेटा? हाँ सर। बेटा बस थोड़ा सा अगले वाले में डाउट आएगा, उससे पहले मैं तुम्हें लास्ट क्लास का थोड़ा सा समरी लिखवा देता हूँ। एक सेकंड दो, अगले वाले में थोड़ा सा दिमाग लगेगा अगले पॉइंट में। तो बेटा ये पता नहीं कौन कौन सा बटन दब जा रहा है। हाँ चलो, अगर आप लोग को लास्ट क्लास में याद है, ये एनर्जी डेंसिटी हमने देखी थी किसी भी इंस्टेंट पे, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी याद है कैसे निकाली थी तुमने? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कितनी आई थी? हाफ ई नॉट। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो खुद का फॉर्मूला था, ई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, याद है बेटा? देख पा रहे हो बेटा एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग? मैंने अभी कुछ नहीं किया, पहले मैंने इसकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर दिया है, इक्वल टू ई नॉट, यहाँ ई नॉट लिख लेना, साइन के एक्स माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इतना हो जाता है। अब साइनोसोइडल फंक्शन का एवरेज कितना आता है बेटा? हाफ होता है, तो 1/4 ई नॉट स्क्वायर इंटू ई नॉट हो जाता है। दिस इज द एवरेज पर साइकिल, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? नो सर। और लास्ट क्लास में मैंने तुमको दिखाया था कि दोनों बराबर होते हैं, मतलब अगर मैं टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछूं, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जोड़ देना, और ये सिर्फ दोनों बराबर होती हैं, तो सिंपली तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर टोटल एवरेज इतना आ जाएगा, हाफ ई नॉट स्क्वायर इंटू ई नॉट। डबल कर दिया बेटा मैंने इसको, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और चाहो तो तुम्हें अगर मैग्नेटिक फील्ड की भाषा अच्छी लगती है तो उसमें लिख लेना, पर परेशान मत होना कि तुम अलग पढ़ रहे हो। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, बहुत बार आएगा ये। स्टार्ट करें बेटा। नेक्स्ट है बेटा, थोड़ा सा मतलब आप इसका एसेंस समझना, पर एग्जैक्ट हमें नहीं पढ़ना है। मैं डायग्राम बना देता हूँ, आप डायग्राम देखो फिर मैं आपको समझाता हूँ। जहां डर लगे रोक देना, मैं समझाने लग जाऊंगा बेटा। हमारी प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे कोर्स में नहीं भी है, लेकिन अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन से वो आ सकता है तो हम निकाल सकते हैं। हमको निकालना है एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या सिंपली पावर पर यूनिट एरिया। हेडिंग वही डाल लो आप, इसकी इस पॉइंट की हेडिंग डालना, फिर आप नंबरिंग वंबरिंग कर लेना। नंबरिंग मैंने ढंग से नहीं की है, आप नंबरिंग डाल के कर लेना कि कितने पॉइंट्स बने इस चैप्टर में। एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये क्या दिखाएगा बेटा? इंटेंसिटी आएगा कि नहीं, या
पावर पर यूनिट एरिया, हमारा लक्ष्य ये है। यहां तक साथ में हो? लिखा बेटा आपने इतना? जी सर। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी पता हुआ है फॉर्मूला, तो क्या उतने टाइम के लिए, dt टाइम के लिए, आपको ये टर्म समझ आ रहा है? देखो, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये टर्म क्या दिखा रहा है आपका? तो इसमें पेन भाग जा रहा है बार बार बेटा। हाँ, ये टर्म क्या है? एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम करूंगा इस सेक्शन की डीवी, ये जो आपको बना के दिया ना, ये डीवी, ये पूरा नीचे से बॉक्स तक, इसकी एरिया देखो ए लिया है, तो वही तुमको दे दिया है कि एनर्जी डेंसिटी तो हम लोग को पता है बेटा। अच्छा बेटा, ये ऐसे क्या लिखा है ये तुमको समझ आ रहा है? इसमें साइनसोइडल फंक्शन ले लिया है बेटा। देखो मेरी बात समझना, अगर हम एवरेज ना ले टोटल, तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी यू को आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू में क्या लिख दोगे? अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं इतना लिख दूंगा, यहाँ पे बस याद रखना ई पूरा साइन वेव की तरफ पुट होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा? नो। तो उन्होंने एवरेज नहीं लिया है, उन्होंने साइनसोइडल फॉर्म में लिया है कि ये एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ तक आ रहा है बेटा, क्योंकि लाइट की स्पीड से चलती है, तो लेंथ कितनी कवर हो जाएगी? टी टाइम में इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तक एरिया ए हो गया, और कितना तब तक वॉल्यूम कवर होगा, यानी लेंथ चाहिए हमें, एरिया इंटू लेंथ निकालने की, लेंथ कितनी हो जाएगी? सी इंटू डी टी। तो यहाँ तक आई गेस तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार ठंडे दिमाग से इसको लिख लो और फिर पूछ लो मुझसे अगर दिक्कत आ रही है तो। और हमको चाहिए क्या? इंटेंसिटी चाहिए, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो कितना आ जाएगा बताओ जरा? ये एनर्जी है, पर यूनिट एरिया से डिवाइड करो, पर यूनिट टाइम से डिवाइड करो, तो क्या मिल रहा है बेटा बताओ मुझे जरा? du बाई एरिया dt, ये टर्म क्या मिला हमें बताओ? ई नॉट सी इंटू ई स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ रहा है? यही हमारा लक्ष्य है। और ये क्या आ गया हमारा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बस याद रखना, ये एवरेज की जगह इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी आई है। नोट कर लिया बेटा? पूरे बच्चों नोट कर लिया? जी सर। ठीक है। अब देखो, चाहो तो मैं बता दूं, लेकिन वही है, हमारे कोर्स में इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन इसी को पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, एस कह देते हैं। और बेटा एक बच्चा इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकता है, किसी को ई नॉट की जगह चाहे तो बेटा देखो तुम्हारे पास ना फ्रीडम है, तुम सी को ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट ई नॉट। तो अब बच्चा अपने अपनी तरीके से इसको अलग अलग फॉर्म में बना रहे हैं। मुझे ये फॉर्म अच्छा लगता है याद करने के लिए, तो मैंने इस फॉर्म में प्रीफर कर रहा हूँ। कि एक बच्चे जस्ट पढ़ा होता है कि सर वो जो एनर्जी डेंसिटी हमने निकाली थी वो थोड़ा इस फॉर्म में थी, हाफ ई नॉट ई स्क्वायर। अब सोचो ना, इससे थोड़े बच्चे को इतनी आसानी तो कि बस सी से मल्टीप्लाई करना है, कुछ कुछ कोरिलेट लिंक करेगा वो। एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, आप सीधे ऐसे याद कर लो। मतलब मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगा, ऐसे याद करो। अलग अलग बुक्स में बेटा वो अलग अलग फॉर्म में दिया होगा, वो पुट करके वो मल्टीप्लाई म्यू के फॉर्म में देगा, कैसे भी देगा। आप उसे रीअरेंज करोगे, यू विल गेट मैनी फॉर्म बेटा। आप उसे रीअरेंज करो, आपको ये फॉर्म भी मिल जाएगा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आपको खुद पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं बेटा?
किसी भी इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सी होगा, हाँ या ना? यहां तक समझ आ रहा है बेटा? यस तो अगर हम लोग इसको वहां पुट कर दें तो ई स्क्वायर को मैं अगर ई इंटू ई लिखता, फिर ई की जगह सी भी लिखता, नहीं मतलब बी में लेना चाहता हूँ। ई की जगह 20 लिख सकते हैं। हाँ, ई की जगह बी सी लिख दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा ये बताओ? ई की जगह मैं ऐसे फॉर्म में लाता, इंटू बी लाना चाहता हूँ तो एक ई की जगह मैं बी सी लिख देता हूँ, तो सी, हाँ सर। अरे मैं लिख देता हूँ बेटा जल्दी जल्दी, बी सी हो गया इंटू सी इंटू ई नॉट पहले से है। अब मैं सी की जगह दो सी स्क्वायर हो गया तो सी स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा, देखो दो सी हो गए, तो बी इंटू ई, अच्छा ये ई था सॉरी बेटा, यहां तक समझ आ रहा है तुम्हें? मैं दोबारा कर देता हूँ, ई नॉट सी की जगह एक सी रहने दो, ई स्क्वायर को मैं ई इंटू बी सी लिख रहा हूँ, और ये और सी की जगह मैं, ये बेटा बस मेरे कहने का मतलब तुम अलग अलग फॉर्म बना सकते हो और कुछ नहीं, सी स्क्वायर की जगह मैं इसको ऐसे लिख दूंगा म्यू नॉट ई नॉट। तो देखो तुम खुद कितने सारे फॉर्म बना सकते हो। तो इसके लिए किसी टीचर को तंग मत करना कि सर देखिए मुझे नया फॉर्मूला मिला, ये सब नए नहीं है बेटा, उसी से निकल जाएगा। मेरी बात समझे? ऐसा भी दिख सकता है, तो कोई किसी बुक्स में तुम्हें ये मिलेगा तो बोलोगे वाओ सर नया फॉर्मूला, नहीं, तुमको अपने टीचर पे ट्रस्ट करना पड़ता है कि जितना पढ़ा दिया गया काफी है, इसी में सत्य खोजो। 3 फॉर्मूले रखो, उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन मत बनाओ, वरना नोट्स बनाते बनाते हालत खराब हो जाएगी। आगे बढ़े बेटा। अब तुम चाहोगे तो मैं एक फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, अब तुम्हें शायद समझ आ जाए, बट आप ये लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऑलरेडी ये आता है। एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्योंकि मैंने बताया ना डायरेक्शन ऑफ एनर्जी वही होता है वेव का डायरेक्शन। अब तुम पढ़ोगे तो सेंस करेगा, देख पा रहे हो? जो तुम बेटा देखो ऑलरेडी वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ईबी को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, याद रहेगा बेटा? ई और बी परपेंडिकुलर है ना, इसलिए हमने वैसे लिख दिया था, ईबी लिख दिया था। याद रखना बेटा वो इंटेंसिटी है, उससे डरना नहीं। तो अगर मैं आपसे एवरेज इंटेंसिटी पूछूंगा तो क्या आएगा बेटा, बताओ मुझे? बेटा किसी भी साइनसोइडल वेव का एवरेज इंटेंसिटी कितना आएगा? तुमको कौन सा फॉर्मूला याद हुआ है ये बताओ मुझे। मान लो तुमको बेसिक वाला फॉर्मूला याद हुआ है कि सर हमें तो हाफ ई नॉट सी ई स्क्वायर याद हुआ है कि सर ये था हमारा एनर्जी। तुमको अपना बच्चों वाला फॉर्मूला याद हुआ है, एस इक्वल टू ई नॉट सी स्क्वायर। सर हमको ये वाला याद हुआ है बेसिक फॉर्म में, देखो ये वाला। तो अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे एवरेज इंटेंसिटी निकाल के दो, एवरेज, तो तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं पहले इसमें, बाई 2 हो जाएगा। हाँ बाई 2 हो जाएगा बस। ये याद रखना बेटा, वो यहीं सब पे अटकाते हैं तुमको, ट्रस्ट में बेटा। अभी तुमको लग रहा है ये छोटी बात है, हर साल बच्चे इसी पॉइंट पे बोलते हैं सर मैं भूल गया था एवरेज था। साइन स्क्वायर पुट करेगा बस हाफ ले लेना। आई होप बेटा यहाँ तक नोट कर लिया तुमने। बेटा मेन फॉर्मूले याद रखना, एवरेज वैल्यू तुम खुद निकाल सकते हो। बेटा क्वेश्चन करें? जी सर। बेटा न्यूमेरिकल करो, थोड़ा सा डर लगे मन चाहे कुछ हो, एक न्यूमेरिकल करो, मैं डायग्राम के साथ दे रहा हूँ, करो। अटक जाओ तो पूछ लेना, लेकिन एक ट्राई तो करो बेटा।
सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको एक ट्रांसमीटर दिया हुआ है, देख पा रहे हो? रुको बेटा, उसका एक सेकंड, थोड़ा सा पार्ट रह गया था, मैं थोड़ा बचा हुआ पार्ट भी दे देता हूँ। वो मैंने आपको उसका वो बिट दे दिया। यहाँ से सोचो, सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन है कि एक रेडियो स्टेशन ऑन द अर्थ है, एमिट्स ए साइनसोइडल वेव विथ एवरेज टोटल पावर दे रखा है। देखो नीचे से एक ट्रांसमीटर सिग्नल दे रहा है बेटा। हाँ, अब तो तुम कर लोगे बेटा। क्वेश्चन पढ़ो, ऊपर का वो मत पढ़ना, आप यहीं से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। डायग्राम देखो और नीचे से ये लाइन पढ़ो, क्वेश्चन वाली शुरू करके बताओ मुझे। कैसे सोचोगे मुझे ये बताओ बस। पावर कितनी रेडिएट हो रही है वो सोचो बेटा। बेटा इतना मुश्किल नहीं है, हेल्प करूं? सर 1 मिनट। ठीक है बेटा, आराम से करो, एंजॉय करो इस क्वेश्चन को बेटा। आते हैं इससे इससे टफ नहीं आने वाला। वो आपको अटकाने के लिए इसमें 2 पॉइंट दिए है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो अटकोगे नहीं। बच्चों को जल्दी रहती है तो इंटेंसिटी निकालने के लिए वो 4 पाई r से डिवाइड करते हैं बेटा। पूरा इंटरेस्ट इसी मामले में रहता है कि बच्चे में पेशेंस है कि नहीं। मैं सही बोल रहा हूँ? अब बहुत बार बोलोगे सर ये वर्ड आप बहुत रिपीट करते हैं बेटा, तो उसकी जरूरत है। जनरली क्या होता है, 90% क्वेश्चन करते हुए बुक्स में सोर्स यहाँ रहता है और एनर्जी चारों तरफ जा रही होती है। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने के लिए बच्चे को एनर्जी कमिंग पर यूनिट टाइम डिवाइड बाई ये जो आर डिस्टेंस पे है तो एरिया 4 पाई r² करना पड़ता है। बट क्वेश्चन में एक लाइन लिख के तुमको अटका देगा। क्वेश्चन में लिखा गया है एज्यूमिंग दैट द एनर्जी रेडिएट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन अबव द ग्राउंड। तो अब तुमको डायग्राम वाइज हेल्प की है। तुमको ये जो 50 किलो वॉट एनर्जी निकल रही है, इंटेंसिटी निकालने के लिए 50 किलो वॉट यानी 50 इंटू 10⁻³ वॉट बाई जो एरिया करना है वो 4 पाई r² नहीं करोगे, 2 पाई r² करोगे। इसका अबव द ग्राउंड जा रही है ओनली। कितने बच्चों को ये बात समझ आई बेटा मैं क्या बोला हूँ? क्वेश्चन में उन्होंने बस एक लाइन लिखी है और बच्चे आधे से आंसर गलत कर देंगे हाफ मार्जिन से। अब ये तुम्हारा इंटेंसिटी का एवरेज आ गया, जिसको हम पॉइंटिंग वेक्टर नाम से अभी जस्ट पढ़ाए थे तुमको बेटा। ये रहा देखो, ये रहा तुम्हारा एवरेज। अब तो इक्वेट कर सकते हो ना। देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम निकल जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम तो आ ही जाता है। देखो एक आ गया तो दूसरा आ ही जाएगा, खत्म क्वेश्चन। तुमको देखो दिया हुआ है। अब तुम मुझसे बोलोगे सर मुझे ये सब नहीं पता है, तो बेटा अब ये तो बुक्स में तुम्हें दे देगा, या तो क्वेश्चन में तुम्हें दे देगा। ये सब तो पता रहता है ना, परमिटिविटी, लाइट की स्पीड बेटा, ये सब पता रहेगा तो ये निकल आएगा। देखो तुम्हारे ये आ चुका है। हो गया क्वेश्चन? कोई डाउट? क्या हम आगे बढ़े बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एक और चीज होती है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो बहुत सारी चीजें कनेक्ट होंगी बेटा, तो तुम अभी भी समझो तो आगे चैप्टर में भी हेल्प करेगी। तुमको ये बताएगा क्या लाइट कोलिजन कर सकती है। अभी तुम्हारा मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा कुछ देर में, तो तुमको एक पता चलेगा कि लाइट के पास डुअल बिहेवियर होता है। वो कोलिजन भी कर सकती है जाके। अगर वो कोलिजन नहीं कर सकती तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होता। आपने शायद केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पूरा अभी डूब के पढ़ोगे और रो दोगे, मजा आएगा उसमें काफी।
तो बेटा अगर कोई कोलिजन कर सकता है तो उसके अंदर मोमेंटम भी होगा। बहुत सारी चीजें आपने बचपन से भी सुनी होंगी, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, कि मास और एनर्जी कोरिलेटेड होती है, यानी हमारी जो ईएम वेव है उसके पास एक मोमेंटम भी होना चाहिए। बेटा मेरी बात समझे? तो अब तुम्हें हाँ एक कोई भी ईएम वेव कितना मोमेंटम कैरी कर रही है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत से कैसे कोई याद करे सर, कैसे कोई मोमेंटम याद करेगा? तो क्यों ना मैं तुमको बच्चों वाले तरीके से पढ़ा दूं। अब तुम बोलोगे, वैसे ये रिपीट होगा बेटा बहुत बार, तो डरना नहीं। आप इससे बिना डरे आप इसको नोट करो। मैं कम से कम इसे 5-6 बार रिपीट करूंगा, इतना कि याद हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल है बेटा, मॉडल भी दिख में भरा पड़ा है। नोट किया बेटा? बेटा इसको अच्छे से नोट। बेटा वर्ड्स की मीनिंग यूजुअल है, मतलब मोमेंटम का मतलब पी यहाँ मोमेंटम है। तो तुमने क्या लिखा है? मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लिखना, ठीक है? बेटा लिखा इतना आपने? पूरे बाल को कुछ कुछ समझ आ रहा है? यस सर। पता है बेटा ये सब डरो मत बेटा, बेटा आप बोलोगे ना तो मैं एक एक लाइन में सब डिराइव करा दूंगा कि आपका डर चले जाएगा। आप एनर्जी को इक्वल टू एमसी स्क्वायर पुट करो, फटाक से ये डेरिवेशन यहाँ तक पहुंच जाएगी। बट अभी इसको फॉर्मूला लिस्ट बना लो बेटा, क्योंकि एक चैप्टर में मैं 5 चैप्टर थोड़ी ना खोल सकता हूँ। यहाँ तक नोट कर लिया बेटा? क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे बेटा। अच्छा, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बोलो बेटा। और फोर्स कहते हैं रे, ठीक है ना? देखो उस बच्चे को पता है। तो अब बताओ इसको और क्या कह सकते हो तुम? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। डीपी फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू। कुछ बोल तो सकते हो, उसको क्या बोलोगे? प्रेशर बोल दो कि चलेगा? यस सर। तो अब हाँ सर। कूल बनने के लिए इसको रेडिएशन प्रेशर बोल दो। मैं मतलब समझा रहा हूँ इसका क्या है। और ये बार बार आएगा बेटा, डोंट वरी, ये पहली बार अभी लिख रहे हो, इट विल कम अगेन एंड अगेन, डोंट वरी। रेडिएशन प्रेशर लिखा। आपको बुक्स में ये आई बाई सी, एनसीईआरटी में आई बाई सी लिख करके दिएगा, या यू बाई सी, और हर बार मतलब वही है। किसी भी बुक में कुछ भी लिखे, आप बस इतना याद रखना, इंटेंसिटी बाई लाइट की स्पीड, इंटेंसिटी बाई लाइट की स्पीड। तो आई बाई सी लिखा होगा तो आई इंटेंसिटी है। अगर कहीं आप इसे यू बाई सी पढ़ो तो यू भी इंटेंसिटी होगा। हर बुक्स में अलग अलग टर्म यूज करते हैं ना, तो आप भावनाओं को अच्छे से समझ लो कि रेडिएशन प्रेशर क्या होता है। और आओ मुझे न्यूमेरिकल फॉर्म में समझाने दो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। लिखा बेटा आपने? अब आप बोलोगे सर इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है? बेटा होता क्या है ना, आपको मैं बोलूंगा तो आपको ऐसे समझ आएगा। हर बार, हर बार जो हमारे जो स्पेसशिप वहां पहुंच जाती है ना, स्पेस में जहां ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, तो उसकी उसको मोड़ने और करने के लिए कई बार हम लोग जो सन से जो लाइट आती है ना, उसके रेडिएशन प्रेशर से भी उसको मोड़ते हैं स्पेसशिप को। क्या आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है? लाइट धक्का मार सकती है बेटा, बिल्कुल शुद्ध भाषा में समझो। लाइट कैन अप्लाई फोर्स और प्रेशर। क्या ये वर्ड थोड़ा सा क्लिक कर रहा है तुम्हें? अच्छा चलो मैं ऐसे समझाता हूँ। एग्जाम में आपके साथ वो क्या करेंगे? एग्जाम में वो आपको बोलेंगे कि बेटा एक, देखो उनको क्वेश्चन को लिंक करना रहेगा तो उनके लिए बड़ा आसान है, आपको थोड़ा सा तंग करना। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ बेटा, रुको मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। एग्जाम वाले क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आएंगे, एक सेकेंड।
जैसे मान लो यहाँ पे हमने चिन्मय को बॉक्स में बंद कर दिया और यहाँ से लाइट जा रही है। फर्स्ट केस, लाइट फुल्ली एब्जॉर्ब्ड, समझना बेटा, ऐसे ही समझना है। अगले केस में लाइट गई और लाइट फुल्ली रिफ्लेक्ट। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कोलिजन चैप्टर के हिसाब से पूछूं, ये तुम खड़े हो, ये दीवार समझ लो। फर्स्ट केस में तुमने बॉल मारी और वहीं जाके चिपक गई। दूसरे केस में बॉल गई और उसी वेलोसिटी से वापस चली है। किस केस में फोर्स ज्यादा लगेगा वो दीवार पर? बताओ, वही लॉजिक है। जाग के वापस आने में। सर सेकंड हाँ, केस। सेकंड केस में चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा है। तुम बच्चे तो हो नहीं बेटा, तुम बच्चे नहीं हो, तो मुझे बताओ फर्स्ट केस और सेकंड केस में क्या अंतर आ जाएगा? फर्स्ट केस में तुम बोलोगे सर, फर्स्ट केस में अगर लाइट फुल्ली अब्जॉर्ब हो रही है तो जो रेडिएशन प्रेशर होगा उसकी वैल्यू सिंपली एफ या आई बाई सी हो जाएगी, और अगले केस में 2I/C हो जाएगी। यहां तक बल्ब जल रहा है? नोट कर लो बेटा, प्लीज नोट कर लो बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट है। बेटा मैं आपसे बोलूंगा ना, एक बार ना मैं जानबूझ के तुमको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ तो तुमको थोड़ी सी फीलिंग आएगी। हर चीज में जरूरी नहीं है ना कि तुम, देखो साइंस एक इंटरेस्ट की बात है। आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप फील कर पाओगे। ये देखो, ये डेटा मैं तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि तुम्हें एक चीज समझ आएगी। अच्छा सर, लाइट भी प्रेशर अप्लाई करती है पास्कल में। देखो सनलाइट का निकाल के दिया है एग्जैक्ट डेटा। अब तुम्हें समझ आएगा सर, स्पेस में तो कोई फोर्स लगता नहीं है, तो अगर छोटा फोर्स भी लगेगा तो भी बॉडी मूव करा देगा, धीरे धीरे ही सही। क्या बेटा यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा बेटा एक चीज और बताओ मुझे, आपको वो सब थोड़ा बहुत याद है कि अगर, देखो किसी भी थ्योरी की ना लिमिट उतनी है जितना तुम सोच सकते हो। आप लोगों को ये वाला केस याद है कि अगर वी स्पीड से आता है, वी स्पीड से चला जाता है एट एन एंगल थीटा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? बोलो बच्चों। इस केस में जब वो जस्ट रुक जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम mv था। इस केस में अगर वो v स्पीड से जाता है और v स्पीड से लौट जाता है तो 2mv चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। माइनस लगा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए, फोर्स इस तरफ पड़ेगा बॉल पे। इस केस में चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है? अगर मास का पार्ट, सर 2 mv cos थीटा। cos theta minus में। हाँ बेटा हाँ, वेरी गुड, माइनस भी रहेगा 2mv cos थीटा। इतना आया? तो अगर देखो टीचर ने तुमको ये दोनों पढ़ा दिया, तुम्हारी फीलिंग आ गई। तो अगर मैं तुमको बोलता कि चिन्मय उसमें बंद है एक कैबिन में जहाँ लाइट ऐसे आती है और चली जाती है, तो फील करो ना, लाइट की स्पीड सी है, सी से चली गई। अगर मैं एंगल थीटा दे दूं तो क्या तुम अपने आप सोच लोगे सर 2I/C cos थीटा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़े बेटा। बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने? यस बेटा, अब उसमें ना आपका क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जितना आपको पढ़ना है ना इतना ही पढ़ना है बेटा। आप ज्यादा पढ़ोगे तो परेशान रहोगे। थोड़े से न्यूमेरिकल लगा लेना बेटा, इसका एक टेस्ट ले लो, आपको फीलिंग आ जाए, इतना ही काफी है। बेटा स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
फिर भी आप बोलोगे तो मैं आपको लिखा देता हूँ। एक न्यूमेरिकल शीट चाहिए बेटा आप लोग को इस पे? यस। ठीक है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा स्पेक्ट्रम की फोटो दिखा देता हूँ। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक दो बार फीलिंग के साथ हर बार निकाल निकाल के आप इसको याद कर लेना, हल्का सा, मतलब एज इट इज जैसा डेटा दिया हुआ है। एक सेकंड बेटा, हैंग कर रहा है। तो इसको भावनाओं के साथ ही याद कर लो बेटा। दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वेव। दिख रहा है बेटा? सबसे यस सर। Yes. पास है गामा के पास है, ऐसे खुद ही सोच के बात करो। अच्छा, गामा पहलवान था, पुराने में गामा पहलवान था, इंडिया का तो बहुत फेमस था। अच्छा, सबसे ज्यादा ताकतवर गामा पहलवान है। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक्सरे की यूज करते हैं, एनर्जी ज्यादा होती है तभी तो पेनेट्रेट करेगी बॉडी के अंदर। अल्ट्रा वॉयलेट, अल्ट्रा मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा? वॉयलेट से ज्यादा। तो वॉयलेट से ज्यादा है। यहाँ तक तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं आई किसी को भी, अगर भावनाओं को भी समझोगे तो। बेटा विजिबल बीच में रख लो, बच्चों वाली चीजें याद रखना, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तुमको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट याद है तो बेटा ये स्पेक्ट्रम अपने आप याद आ रहता है, कोई अलग से इसको याद नहीं करता है। बस दो तीन बार पढ़ लो ताकि तुम्हें ये सब याद रह जाए कि सर विबग्योर लिखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमेशा देखो, विबग्योर यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ बढ़ती है। देखो यहाँ पे वॉलेट की 400 है, वेवलेंथ बढ़ी, सी इक्वल टू लेमडा एफ से सोचो। जब वेवलेंथ बढ़ेगी, लाइट की स्पीड तो सबके लिए सेम रहेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। इक्वल टू एच एफ से सोचो, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, यानी एनर्जी बढ़ेगी। समझ गया बेटा? इसलिए वॉलेट से अगले वाले को हम लोग अल्ट्रा वॉलेट कहते हैं, और रेड से छोटे वाले को हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं। एनर्जी ऐसे बढ़ रही है, वॉलेट से ज्यादा अल्ट्रा वॉलेट। आपने सुना होगा कि एटमॉस्फेयर में ओजोन की लेयर हट गई, अल्ट्रा वॉलेट रेज आ गई, क्यों? स्किन खराब कर देती है, इसीलिए एनर्जी ज्यादा होती है बेटा। जितना चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा तो स्किन कैंसर हो जाएगा। इंफ्रारेड, रेड से छोटा। यहाँ तक बेटा सारे बल्ब जल रहे हैं? तो कोई क्वेश्चन बेटा, एक दो क्वेश्चन दूं अभी क्लास में, करोगे? चलो चेक करते हैं। पहले मैं एक दो इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर थोड़ा टफ पे आएंगे। चलो बेटा, ये क्वेश्चन अभी लाइव क्लास में सॉल्व करो। बताओ बेटा। पहले क्वेश्चन नंबर, जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है उसका आंसर देना, फिर 13 का देना बेटा, जल्दी नहीं।
वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है बेटा, जल्दी बताओ। कॉस दे रखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो किस डायरेक्शन में बेटा, माइनस एक्स डायरेक्शन में है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल लोगे, के एक्स प्लस ओमेगा टी। बेटा बस मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या आई है आप लोग की। क्या आप लोग का आंसर यही आया है बेटा, देखो जरा। बेटा फेज यानी जो के एक्स प्लस ओमेगा टी है, उसका नेचर बिल्कुल सेम टाइप का दिखना चाहिए। बट देखो चालाकी से देखो, तुमको ये भी समझना चाहिए कि जब के एक्स प्लस ओमेगा टी दिया है, तुमको वेक्टर फॉर्म में ये आना चाहिए। बेटा मैं लिखवा देता हूँ, मुझे पता है बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं, देखो बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि यहाँ जे दिया है मैग्नेटिक फील्ड में। बेटा बस इतना कर लेना कि डायरेक्शन ऑफ वेव, इसलिए पॉइंटिंग वेक्टर याद कर लो तो भी ठीक है, या तो डायरेक्शन ऑफ वेव सिंपली इक्वल टू ई क्रॉस बी। तुम्हारे आंसर में ऐसा होना चाहिए। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दिया है, उसको समझो। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को देखो, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहाँ दिया है। जब तुम के एक्स प्लस ओमेगा टी से तुम ये देख सकते हो ये माइनस आई आना चाहिए। अब तुम ई क्रॉस बी करके देखना, आंसर मैच करेगा। तो अपने ऑप्शन में छोटी सी बात का ख्याल रखना, मतलब बस तुम ऑप्शन देख के कर देना बेटा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट का आंसर बताओ बेटा। एक ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है 830 किलोहर्ट्ज। अब तुमको बेटा एक डिस्टेंस पे दे रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड दे रखा है। बेटा तुम सब कुछ निकाल सकते हो इससे, मैं बताऊं या तुम समझ गए। बेटा तुमने इस टाइप का क्वेश्चन आज ही किया है। एक 830 किलो हर्ट्ज की वेवलेंथ पूछा है, पहले वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ निकालने में कोई दिक्कत है बेटा। हमेशा स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा। अगर वैक्यूम में चल रहे हो तो स्पीड हमेशा सी जितनी होगी। तुमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तुमको लाइट की स्पीड पता है, तो वेवलेंथ निकल आएगी। किसी बच्चे का निकला बेटा वेवलेंथ का आंसर। 27.6 into 10 to the power minus 4. कितना बेटा बताओ जरा। The 27.6 into 10 to the power minus 4. -4 बेटा, एक सेकेंड, कहाँ गया। 830 किलो हर्ट्स है ना बेटा, 3 इंटू 10⁸ और यहाँ पे 830 किलो हर्ट्स इंटू लैम्डा। तो बेटा लैम्डा माइनस में नहीं प्लस में आना चाहिए, मतलब पावर उसकी थोड़ी देखो ना, खुद ही फीलिंग से समझो। 38 × 5 तो 4 हो गया, यानी 3 इंटू 10⁴/83। तो तुम्हारा आंसर थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए बेटा, माइनस पे पावर नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। जी सर। तो वेवलेंथ निकल आएगी। वेव नंबर क्या होता है बेटा, किसी को डाउट है बेटा वेव नंबर पे। What by wavelength? क्या क्या बेटा, फिजिक्स में हम लोग वेव नंबर क्या पढ़े थे बेटा बताओ। एंगुलर स्पीड बाई वी, मुझे नहीं पता आप लोग को याद है कि नहीं, बट बेटा मैं कोशिश करता हूँ कि तुम उस तो याद रखे होगे वेव नंबर। तो अगर तुम लैम्डा निकाल चुके हो तो वेव नंबर निकालने के लिए करना ही क्या होता है, कुछ भी नहीं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब एफ दिया है तो एंगुलर के लिए बस 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा बताओ, अगर ये दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे बताओ। अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे बेटा। अगर मैं तुमको मैग्नेटिक फील्ड दे दूं, इंटू सी कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आ जाएगा, हो जाएगा। देखो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, बी नॉट दे रखा है तुम्हें। हो गया बेटे चारों पार्ट। एक बार बेटा ये बेसिक क्वेश्चन ही सही, पर इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब बेटा मैं आप लोग को ये शीट शेयर करता हूँ और फिर चलो इस पे जम के न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। और अगर आपका बहुत ज्यादा पढ़ने का मन करे तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, इससे ज्यादा मत जाना बेटा, पाप लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करो इस पे, सिर्फ सबमिट करो बेटा। बेटा आई होप आपने लास्ट क्लास और ये क्लास अच्छे से की होगी, तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। क्लोज करो बेटा क्लास। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, ठीक है बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बेटा किसी को कोई डाउट बचा हुआ है तो पूछ लो मुझसे। किसी को डाउट नहीं है ना बेटा, फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ लेक्चर फिर। बाय बेटा।